नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के। बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एसईए के। और साथ ही बिमल कोठारी हैं, चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आज का मार्केट आपके लिए किस तरह से ट्रेड के लिए बेहतर रहेगा, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। पहला सवाल अजय केडिया जी मेरा आपसे होगा गोल्ड को लेकर के। बड़ा थोड़ा सा रुकता हुआ मार्केट दिखा गोल्ड के लिए ये हफ्ता, और बहुत एक्शन हमने देखा नहीं, एक रेंज में घूमता रहा बाजार। आज शाम के लिए क्या ट्रेड बनता है गोल्ड में? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो जिस तरीके से हमने हफ्ता स्टार्ट होते हुए देखा तो काफी अच्छा लग रहा था कि एक अच्छी खासी तेजी पूरे हफ्ते भर चलेगी। बट पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं मार्केट एक सुस्त रेंज में, बिकॉज जो बड़े इवेंट्स थे या बड़े ट्रिगर्स थे वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल चुका है पिछले हफ्ते से। तो आई थिंक इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स भी काफी स्टेबल है, नई कोई न्यूज नहीं है जिसके चलते मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस अनटिल 60,300-400 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है या डॉलर इंडेक्स अगर इंटरनेशनल में बात करें गोल्ड की तो 2000 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, आई थिंक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने मिल सकता है। उसी को देखते हुए हमें लगता है कि गोल्ड में अगर जून वायदा 60,000 के करीब अगर जाता है तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। 59 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 59,900 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। आपका क्या व्यू है माल्या जी गोल्ड पर? मनोज जी, मनोज जैन साहब। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उनसे फिर हम जुड़ेंगे। लेकिन एक खबर आई है कि दाल पर सरकार का एक्शन जारी है, और खबर यह है कि उपभोक्ता सचिव और रिटेलर की एक मीटिंग हुई है। आरए यानी रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि दाल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए, दाम ना बढ़ने पाए, इसके ऊपर ध्यान रखा जाए। और जो डिपार्टमेंट है वो पूरी वैल्यू चेन के साथ इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिमल कोठारी हैं, चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर आपके मार्केट में? सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, तो क्या चल क्या रहा है आपके मार्केट में? नमस्ते मृत्युंजय जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आप जानते हैं कि इस साल सुअर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम रहा है। हमारे यहाँ लगभग 45 लाख टन की जो खपत होती है, उसके सामने जो प्रोडक्शन है वो लगभग 34 से 35 लाख जो सरकार के आंकड़े हैं उनके हिसाब से 34 से 35 लाख टन सुअर है। तो हमारे यहाँ 10 से 11 लाख टन की खपत कमी है। और सुअर क्या है, जो भी हमारे यहाँ पल्से की कमी होती है नॉर्मली हम उनको इम्पोर्ट करते हैं। सरकार ने फ्री इम्पोर्ट अलाउ भी किया है मार्च 31 मार्च 2024 तक। लेकिन सुअर क्या है, बहुत कुछ एक देशों में होती है और बहुत कम मात्रा में होती है। म्यांमार में इस साल लगभग 3 से 3.5 लाख प्रोडक्शन रहा, जिसका हार्वेस्ट होता है जनवरी महीने में। और अफ्रीका में होता है 6 से 7 लाख टन, वो हार्वेस्ट होता है अगस्त महीने में। तो हमारे यहाँ चूंकि क्रॉप कम है, इसलिए थोड़े दामों में वृद्धि हो रही थी। तो सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। उन्होंने इम्पोर्टर्स, होलसेलर सबसे मीटिंग की है। हमारी एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग है, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टर और बहुत सारी दूसरी जो एसोसिएशन है वो भी उसमें सम्मिलित थे। ये 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी और सरकार ने एक अधिनियम जारी किया है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपने स्टॉक को, इम्पोर्टर हो या होलसेलर हो, सारे स्टॉक को वो सरकार को जानकारी में लाके देंगे। और मेरे ख्याल से ये जो सूचना है काफी दिनों से पहले से भी चल रही है। तो जितने भी इम्पोर्टर हैं, मेजर इम्पोर्टर्स हैं या सारे लगभग सारे जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस सरकार के अधिनियम को के हिसाब से वो स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं। और सरकार खाली इंश्योर करना चाहती थी कि ये जो स्टॉक आप डिक्लेयर करो, सरकार नहीं चाहती कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो
और ट्रेड भी नहीं चाहता कि कोई हार्श एक्शन हो, क्योंकि ऐसा कोई भी हार्श एक्शन होगा तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लोग माल लाने में इतराएंगे। इसलिए क्योंकि ये एक प्राइस राइज हो रहा है उसकी वजह से, और खासकर तुअर में, इसलिए जो सरकार का कंसर्न है वो भी एक जेन्युइन कंसर्न है। तो हमने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि हम इस मामले में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सप्लाई बनी रहे, इंपोर्ट निरंतर आता रहे। और उन्होंने जो आपने रिटेल एसोसिएशन का बताया, रिटेलर के प्राइस और होलसेलर के प्राइस में कई बार बहुत स्प्रेड हो जाता है, तो सरकार उसको भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये जो सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं कि प्राइस जो खास एक जो विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रोडक्शन की कमी से, उसको सरकार उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमने सरकार को एक सुझाव और दिया है, क्योंकि जितने भी ये मिड डे मील या दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, हमने सरकार को एक सुझाव दिया है, आप उसमें तुअर की जगह आप मसूर का प्रयोग करें। मसूर की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, और उसको एक बार रिप्लेस किया जाए तो कम से कम पूरे साल में इस पे 4-5 लाख टन का फर्क पड़ सकता है। तो ये भी हमने सरकार को सुझाव दिया, और सरकार ने सुझाव का वेलकम भी किया है। और हमने कहा कि और भी अदर अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं हम कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात और है, जब प्राइस कोई भी दाल का हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है धीरे धीरे थोड़ी कम भी हो जाती है। तो वो भी एक फैक्टर है जिससे थोड़ा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सब को मिले जुलाकर हम करें तो मेरे ख्याल से प्राइस अभी देसी तुअर के 90 रुपए हैं, और इम्पोर्टेड जो तुअर बर्मा से आ रही है उसके लगभग 80-81 रुपए भाव है। ये सब मैं पोर्ट के भाव बता रहा हूँ आपके। और जो अफ्रीका की तुअर है वो 65 से 70 रुपए के बीच में बिक रही है। तो ऐसे भी कोई बहुत दाम नहीं बढ़ गए हैं जिससे, क्योंकि अगर हम इनका देखें दालों में क्या भाव है, दालों में ये दाल जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी की दाल 110 से 15 रुपए किलो में मिल रही है। तो इसमें इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा चिंताजनक हो, लेकिन सरकार चाहती है कि अगर प्राइसेज में और ज्यादा वृद्धि नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और की मीटिंग में थे क्या आप कोठारी जी? सॉरी, आज की मीटिंग में थे क्या आप? आज हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी वो परसों हुई थी। अच्छा, परसों भी थी। हाँ, तो मेरे ख्याल से रिटेल एसोसिएशन के साथ होगी। अच्छा। तो क्या मतलब क्या उम्मीद की जाए, मतलब ये बताइए कि हाँ, सरकार भी नियंत्रण रख रही है। हमारा ट्रेड में काफी उस दिन पार्टिसिपेंट थे, और सब इस चीज से वाकिफ है कि सरकार का जो कंसर्न, और हमने भी सरकार को आपका कंसर्न है जो वाजिब कंसर्न है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बियॉन्ड सर्टेन लेवल प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, और ट्रेड भी नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे लिए भी चिंताजनक इश्यू, हमारे लिए भी एक। ये आप तो इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आप जरा बताइए कि क्या वक्त आ गया है कि चना वायदा शुरू किया जाए? चना वायदे के लिए हमने सरकार को 2 साल से हम निरंतर कर रहे हैं, क्योंकि चने का हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन है। पिछले साल भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 135 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ। इस साल भी सरकार कह रही है कि जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है उसमें भी 135 लाख टन का प्रोडक्शन है। अगर 135 लाख टन का प्रोडक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 2 सालों में 2021 और 2022 में चना जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा था। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा समय है कि इसको वायदा बाजार में खोला जाए, और ताकि इसका एक प्राइस जो है वो मार्केट उसको ड्राइव करे, किसानों को भी उसका फायदा मिले। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि ये वायदा खोला जाए, चने में खासकर। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। अजय जी, आपसे मैं चांदी पर जानना चाहूँगा सर, और चांदी पर हमने एक पोल भी किया है और आज हमने चांदी के ऊपर चर्चा की, जिसमें ये निकल कर आया कि चांदी में बहुत बड़ी तेज़ी हाल के दिनों में आई है। आप देखिए कि 1 महीने में 13%, 3 महीने में 17%, 3 साल में 80% तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि चांदी की डिमांड बढ़ रही है। और हमने एक पोल किया, उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट आप ही का है 90,000 का। इतना ज़्यादा बुलिश क्यों सर आप चांदी पर? देखिए, अगर परफॉर्मेंस वाइज भी अगर आप कंपेयर करते हो बाकी मेटल्स के, चाहे प्रीशियस मेटल है या अदर मेटल, उसके मुकाबले चांदी अभी भी बढ़ी नहीं। जिस ढंग से हमने कॉपर में, गोल्ड में
रैली आप देखिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके जो माइंस आउटपुट पहले बढ़ रहे थे कंटिन्यू, और अभी जिनसे डिमांड बढ़ रही है, और इन्वेंट्रीज का तो हमने पहले से ही देखा 6 महीने से। अक्टूबर का जो लीज रेट है वो स्पाइक की थी, वो एक अच्छा खासा इंडिकेशन था जब 53,000 का भाव चांदी था। तो मुझे लगता है कि इस बार फंडामेंटल साइड अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल यूज साइड, वो काफी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट पिछले 6-8 महीने में जो रिसेशन का फियर है, जिसकी वजह से चांदी अभी भी 72 के आसपास जाके कंसोलिडेट कर रही है। नो डाउट 72 से लेके 75 का जो जोन है, वो हिस्टोरिकली अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो लोगों को डर लग रहा है कि वापस क्या नीचे नहीं आ जाए। बट इस बार जो कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूज से बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एक अपसाइड दे सकता है, जो इंटरनेशनल में $32, 30 से $32 तक का लेवल, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे पहले हम 85 तक का लेवल लेके चल रहे थे। बट रुपए में जो गिरावट रहेगी, वो भी मुझे लगता है कि प्राइसेस को सपोर्ट करेगी, जो 90,000 तक का लेवल ले जाएगा। तो मुझे लगता है अगले 1 साल के लिए अगर कोई निवेश करके चले चांदी में, तो 28 से 30% का जंप चांदी में हम देख पाएंगे। 1 साल में आप करें कि 28 से 30% तक चांदी में रिटर्न मिल सकता है? बताइए 30% कहाँ मिल रहा है इतना रिटर्न? और अजय जी आपको चांदी में दिलवा रहे हैं। जैन साहब, अजय जी कह रहे हैं कि 1 साल में आपको 30% का मिल जाएगा रिटर्न चांदी में, आप सहमत हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारा मानना है कि $30 तक जो है चांदी वर्ष 2023 में जा सकती है। अभी $24 के आसपास यहाँ ट्रेड देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से देखें, और अभी जो पिछले 2 से 3 महीने का अगर रिटर्न देखें, तो पूरे वर्ष 2023 का जो रिटर्न है वो लगभग 25 से 30% तक जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल सकता है इस ईयर में। तो बिल्कुल मैं भी अजय जी से सहमत हूँ, और $30 तक मेरा मानना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 82 से 85,000 तक के जो स्तर है वो इस साल वर्ष 2023 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए कि चांदी में अभी क्या आगे हो सकता है। अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू क्या है मनोज जी? कच्चे तेल में आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है इस भाव पर, ताज़ा भाव पर क्रूड में? ऑयल में भी यहाँ पे हमने देखा है कि जब से जो इराक से जो एक्सपोर्ट हॉल्ट हुआ है, और उसके बाद हमने देखा है कि इस सप्ताह में जो यूएस की इन्वेंट्री आई थी, वहां भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो हमारा मानना है कि जो मोमेंटम है अभी वो कंटिन्यू रहेगा। WTI $76 और ब्रेंट $80-81 जो है वो आ सकता है। तो आज यहाँ पे शाम के सत्र में 6,120 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 6,055 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य 6,250 तक का लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है सिमर का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा ना मनोज सर से सवाल है। मैं नेचुरल गैस पे पूछना चाहता हूँ कि एक टाइम में तो भाव इसके 800 रुपए तक चले गए थे। अब ये एकदम से इतना डाउन जा रहा है, क्या इस कमोडिटी पे कोई रेगुलेशन या रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जी? बताइए सर, कहाँ तक जा सकता है? बताइए मनोज जी। सारी कमोडिटी जो भी ट्रेड होती है सभी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत ही होती है, और यहाँ पे हम जो भाव में बढ़त या नरमी देखते हैं वो डिमांड सप्लाई के कारण होता है। जो हमने ऊपर में इंटरनेशनल मार्केट में $10 तक कीमतों को जाते हुए देखा था, भारतीय बाजारों में भी 800 रुपए के स्तर जो है वो देखने को मिले थे। उसके कारण ये थे कि जो यूरोप में और वहां पे डिमांड काफी बेहतर थी और सप्लाई कंसर्न्स बने हुए थे रशिया यूक्रेन वार को लेकर के। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे जैसे जो ठंडी का सीजन समाप्त हुआ है यूएस और यूरोप में, तो डिमांड जो है वो लगातार गिरावट दिखा रही है, और इन्वेंट्री भी अब यहाँ पे बेहतर लेवल पर है। तो उसके चलते कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि अभी अगले 2 से 3 महीने एक साइडवेज ट्रेड जो है वो नेचुरल गैस में बना रह सकता है। नीचे में 155 और ऊपर में 200-210 ये दायरा जो है नेचुरल गैस में बना रह सकता है। ठीक है, अमर है हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अमर। पवन है, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा केडिया सर से ये सवाल है, इनके फॉलो करते करते हमने 8500 से धनिया लेना चालू किया हुआ है, और हमारा एवरेज 77 का हो गया है। अब नुकसान काफी हो रहा है सर, क्या हमारा भाव आएगा? बताइए केडिया जी, क्या हो रहा है ये कोरिएंडर में? देखिए, कोरिएंडर में जैसे उम्मीद थी प्राइसेस 98 तक का सपोर्ट लेने था, लेकिन जिस ढंग से रशिया से जो हमने इंपोर्ट देखे वो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा हाई थे, जिसके चलते हमने ये बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। करंटली अगर हम देखें तो प्राइसेस 6600 से लेकर 7000 के बीच में पिछले 1-1.5 महीने से काफी कंसोलिडेट कर रहा है।
करंट लेवल पे कोई भी सेलिंग की सलाह नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सब जानते हैं कि काफी लोवेस्ट लेवल है। अराइवल का प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइजेस अभी तक उठ नहीं पा रहा है, बट करंट लेवल पे मुझे नहीं लगता कि हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पाइपलाइंस काफी एम्प्टी है और जो इस बार प्रोडक्शन हाई है ये कहीं ना कहीं स्टॉक में जाता हुआ दिखाई देगा। इट मे टेक टाइम के 15-20 दिन, महीना भर लगेगा। एक बार अराइवल की प्रेशर कम होता है तो मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट जरूर प्राइजेस पे देखने मिल सकता है, जो 7600 से 7700 तक का लेवल देखने मिल सकता है। लेकिन जो गिरावट थी वो अनसर्टन थी, जिस ढंग से रशिया के जो इंपोर्ट इंडिया में पहली बार इतने ज्यादा आए, जो 1300 टन के आसपास हुआ करता था वो इस बार डबल फिगर्स में जाते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते ये बड़ी गिरावट बनते हुए दिखाई दी। नेक्स्ट कॉलर राधा है हमारे साथ, पूछिए राधा जी। हाँ सर, सिल्वर में आज कितने पर बाय, कितने पर सेल? सिल्वर में कितने पर बाय और कितने पर सेल? ओके, तो बताइए मनोज जी, आज के लिए क्या ट्रेड चांदी में? 71,500 71,600 के दायरे में सिल्वर बाइंग की सलाह रहेगी। ऊपर में 72,700 तक का लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 70,850 का लगाना। क्या इस पर आप नज़र रखिए चांदी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे अगले कॉलर का, लेकिन उससे पहले अजय जी, कॉपर पर कोई ट्रेड आज के लिए बन रहा है क्या? आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे कॉपर में तो शाम के कारोबार के लिए। देखिए मिलन जी, आज एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूएस से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। नो डाउट चाइना से जो नंबर्स आए थे वो प्राइसेस को सपोर्ट करने चाहिए थे, बट उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिस ढंग से रीस्टॉकिंग की जो डिमांड हम देख रहे थे चाइना में वो फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो प्राइस को सपोर्ट करे। तो आई थिंक शाम के इन्फ्लेशन नंबर के बाद क्लियरिटी मिलेगी पूरे बुलियंस को, बेस मेटल और एनर्जी को। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 780 इज अ गुड लेवल टू टेक शॉर्ट। मार्केट एक दायरे में ही रहेगा जो 770 से 780 के दायरे में है, तो थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, बट 778 780 के करीब कॉपर को बेच के चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हमारे साथ, पूछिए राजेश जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है गोवार में क्या करना चाहिए? आगे जाके 7000 का लेवल दिखेगा? ग्वार में 7000 बताइए अजय जी, 7000 ग्वार कब करवा रहे हैं सर? देखिए फंडामेंटल साइड ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं है, इसलिए हम पिछले 15 दिन से मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए देख रहे हैं। 5500 के नीचे नहीं जा पा रहा है प्राइजेस, और ना ही ऊपर में 6000 के ऊपर जा पा रहा है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 6000 6050 का लेवल एक बार तोड़े तो डेफिनेटली हम 6500 6600 से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड है वो स्लोली एंड स्टडी आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा इस बार तेजी का वो रह सकता है एल नीनो का, क्योंकि अभी तक प्राइसेस ने उस चीज को फैक्टर इन नहीं किया है। तो एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन जोन में ही है, जब तक 5850 या 6000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मैंने गोल्ड सेल कर रखे हैं अब 59,920 पे 3 लॉट। 59,920 पे आपने सेल किया है? हाँ जी सर। ओके, 59,920 पर आपने बेचा है। अभी मार्केट है 59,896 के स्तर पर। तो क्या ट्रेड बनता है मनोज जी इस भाव पर? गोल्ड अभी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है, तो शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन इन्होंने शॉर्ट किया है और अभी यहाँ शाम को डेटा भी आने वाला है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,060 का लगा ले, और भाव कहीं भी 59,700 59,600 के आसपास आए तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन से निकल जाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संजय हैं, पूछिए संजय जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए सर। ग्वार पे पूछना था जी, ग्वार का क्या रहेगा जी? ग्वार का चलिए, अभी हमने ग्वार पर ही इनफैक्ट बात की है। मनोज जी, आपके हिसाब से ग्वार का प्राइस ऊपर में आप कहाँ देख रहे हैं? ग्वार अभी रेंज बाउंड ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5,500 के जो स्तर है वो स्ट्रांगली ग्वार होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो दायरा है वो 5,500 से 5,800 का लगता है। फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 5,640 पे बना सकते हैं। 5,580 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला लक्ष्य जो रहेगा 5,760 का, और उसके ऊपर 5,800। ओके, नेक्स्ट कॉलर पंकज हैं आगरा से, पूछिए पंकज जी। पंकज जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा सवाल सिल्वर पे है सर। 70,000 पे मेरे 4 लॉट सेल है। 70 पे 4 लॉट सेल है? ओहो, मार्केट बढ़ गया है, 72 हो गया है। तो क्या शॉर्ट में बने रहना अभी रिस्की है अजय जी, या निकल जाएं? क्या सुझाव आपका इनके लिए?
देखिए, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चांदी काफी स्ट्रांग है, लेकिन जिस ढंग से मैंने अभी कहा भी था कि कोई नए डेटा पॉइंट्स नहीं है जो सोने और चांदी को करंट लेवल पे एक बार सपोर्ट करे। तो आई थिंक आज का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहना है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस जरूर मिल सकता है, जो 72 400-500 तक का लेवल रहेगा, बट आई थिंक शाम को इन्फ्लेशन का नंबर देखने के बाद मार्केट में गिरावट आएगी। मैक्सिमम डाउन साइड मुझे लगता है 71,000 तक का लेवल है, वहां पे इनको शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। सूर्या हैं आप, अगला सवाल आगरा से जोड़ रहे हैं, पूछिए सूर्या जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये 15-20 दिनों में चांदी 75,000 के लेवल टच कर पाएगी क्या? 15-20 दिनों में चांदी कितना? 75 करेगी क्या? 75,000 15-20 दिन में चांदी, ठीक है। साल के एंड तक 1 लाख। साल के एंड तक 1,75,000 15-20 दिन में, क्या संभावना मनोज जी? 75,000 यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेगा मृत्युंजय जी। और साल के अंत की अगर बात करें तो 82 से 85,000 तक जो है हमारा मानना है कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये साल चांदी के लिए काफी बेहतर रहेगा। गिरावट में यहाँ पे बाइंग करके ही चलना चाहिए और हर डिप्स में बाइंग की सलाह रहेगी। अच्छा रिटर्न यहाँ पे चांदी इस साल निवेशकों को बना करके देगी। आप कह रहे हैं कि तेजी रहेगी और 15 से 20 दिन में 75,000 तक भी जाने की संभावना बन रही है। मुकेश हैं राजस्थान से, पूछिए मुकेश जी। सर सोया तेल पे राय चाहिए। सोया तेल पर राय चाहिए आपको, अच्छा। अजय जी बताइए क्या राय आपकी सोया तेल पर? देखिए, जिस ढंग से पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर जो मौसम खराब हुआ है, जिसकी वजह से सभी एग्री प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं हमने एक सपोर्ट आते हुए देखा, खास करके सोया में, मस्टर्ड में ड्यूटीज को लेकर भी कुछ अटकलें लगाई जा रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है सोया के, अगर हम रेट्स की बात करें तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रहे, बिकॉज ये की एरिया है जहाँ पे डिमांड भी रहती है। बट इन ऑल लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा तेजी का नहीं। इंटरनेशनल में भी अगर हम पाम ऑयल की भी बात करें तो पाम ऑयल में भी रिकवरी आई है 3500 से लेके 3800 तक का लेवल, बट आई थिंक ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो वेदर डिस्टर्बेंस था उसी का एक असर पूरे एडिबल पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बट ज्यादा बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी हम ऑयल सेक्टर में लेते हुए नहीं चल रहे। कॉलर जिगर हैं गुजरात से, पूछिए जिगर जी। इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें आज के दिन? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें आज के लिए? अजय जी क्या ट्रेड आप सुझाएंगे गोल्ड में? मुझे जैसे मैंने अभी कहा भी था कि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। शाम का इन्फ्लेशन का नंबर आगे का पाथ फाइंड आउट करेगा, बट 60,000 के करीब जाने पे गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। 59,500 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। 59,500 का इमीडिएट टारगेट आप कह रहे हैं कि दिखाई दे सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलें। अगला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। सर मैंने 182 पे नेचुरल गैस बाय कर रखा है। 182 पर नेचुरल गैस में आपकी बाइंग है, अभी भाव है 174 का। तो मनोज जी आपका सुझाव क्या होगा? नुकसान में है ये, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इनको 171 का रखना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो लॉन्ग की पोजीशन से निकल जाए। ऊपर में 180-82 भी आए तो यहाँ पे एक बार निकलने की जो है वो राय रहेगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।